This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ़ शुद्ध दशमी दिनांक 30 जून 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 शंखं चक्रं गदां दशमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। गवेदुकान्नं कर्षणीयानाम्। गवेदुकं नाम किम्? एतत्तु चिन्त्यमेव। यदि कश्चन जानाति तस्य मराठी नामधेयं तर्हि वक्तुमर्हति। उद्दालकान्नं विरोक्षणीयानाम्। कर्षणीयानां गवेदुकान्नं श्रेष्ठम् एतत् तावत् स्थौल्ये प्रयोक्तुं शक्यते। यदा रोक्षणं कर्तव्यं तदा उद्दालकान्नम् इदमपि किम् इति इक्षुर्मूत्रजननानाम्। इक्षु ये मूत्रजनन द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है और उसका भली भांति इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इक्षु या गन्ने का उत्पादन जो है वो सेंद्रिय पद्धति से या नैसर्गिक पद्धति से होना है और उसके मूल का इस्तेमाल करना है। मैंने कई जगह ये प्रयास किए हैं और अभी कुछ इस प्रकार के किसान पहचान में है जो नैसर्गिक पद्धति से गन्ने की खेती करते हैं। तो ये मूल उनमें से यहाँ से लेकर उसका शायद कल्प बनाए। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। यवाह पुरीश जननाना, यव जो है वो पुरीश जनन में श्रेष्ठ इस प्रकार से है। तो यवमाशद्वयादिभिः, मेषा जो मध्य कुलमाश यवमाशद्वयादिभिः, ये पुरुष क्षय में वाग्भट में लिखा है। और एक वेणुमाधव शास्त्री जी ने एक अजीब केस आयुर्वेद पत्रिका में उनके बारे में लिखा था आर्टिकल, सर्वांगात स्कूटर कुरिते, टाइटल, ये उसका शीर्षक था। और कोई मरीज था कि वो बताता रहता था कि मेरे पूरे बदन में स्कूटर फिरती रहती है और कोई भी उसका निदान नहीं कर पा रहा था कि ये क्या बोल रहा है एक्चुअली। तो अंततः वेणुमाधव शास्त्री जोशी के पास केस आई तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये पुरुष क्षय के कारण वायु पूरे शरीर में घूमता है और उसको वो स्कूटर घूमती है ऐसा बता रहा था। पुरुषे वायुरुद्राणि सशब्दो वैष्णन्यो कुक्षभरत यात्योर्ध्वम् हृत्पार्श्वे पीडयन् दृश्यम्, इस प्रकार का ग्रंथ में निर्देश है। लेकिन उसका कहना था गवेद को अन्न ने काय समझा।
ये मुझे भी पता नहीं है, किसी को अगर पता है तो बता दो। और बाजार में मिलता है क्या, इसके बारे में ये भी बता दो। तो पुरुष जो न उन्होंने स्थिर उसमें निशाचर मंदिर कुर्माशय तो ये वह और माश का सूप बना के प्रभु ताभ्यंतर मनोमाश सूप परम स्थान, इस प्रकार से बताया गया। तो उसका इस्तेमाल किया और वो ठीक हो गया। तो एक जरा अजीब केस है, लेकिन पुरुष जनन में यव और ये माश दोनों श्रेष्ठ है। जांबवम वात जननानाम। पण असं कधी आपल्याला कळतं की पुरुष जनन करायला पाहिजे? हाँ। एक्चुअली ऐसा है कि हम कैसा समझे कि पुरुष क्षय है, इस प्रकार वृद्धि मलानाम संगाक्षा क्षय चाति विसर्गता, ये एक सूत्र है कि मल संग है तो वृद्धि समझ लेनी है, और अति विसर्ग हो गया तो क्षय है। खास करके विरेचन होने के बाद या फिर अतिसार होने के बाद पुरुष क्षय देखा जा सकता है, ऐसा है। नहीं तो इन लक्षणों के आधार पर ही हमें समझना पड़ेगा कि मलोचितत्वात् देह से क्षय वृद्धिस्तु पीड़नः, मल शरीर के लिए साथ में होने के वजह से उनका क्षय ज्यादा पीड़ादायक है उनकी वृद्धि के हिसाब से। तो ये जो लक्षण बताए हैं उन्हीं के आधार पर हमें जज करना पड़ेगा कि ये पुरुष क्षय है और पुरुष बढ़ाने वाली दवा देनी चाहिए। पाश्चात्य देशों में नॉनवेज जब प्रधान आहार है, मांसाहार प्रधान है, तो उसमें रफेज कम होता है और पुरुष की निर्मिति ही कम होती है। ये एक अहम चीज है। और इसीलिए वहां पे सैलड का प्रचलन है कि जिससे सैलड से ये ज्यादा मलभाग बनते हैं। उनमें यह एक ऐसी चीज है कि जो नित्य सेवनीय है और पुरुष को बढ़ावा देने वाली है, और पक्व करके भी खा सकते हैं, अपक्व भी खा सकते हैं। तो ये जो मंथ वगैरह जो बताए गए हैं वो अपक्व इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो शायद वो एक अच्छी चीज रहेगी। वैसे सैलड्स कच्चे होने के कारण ज्यादा भारी है, गुरु है पचन होने के लिए। और वहां ठंड ज्यादा होने के कारण अग्नि अच्छा रहता है, तो ये शायद उसमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन यह एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, और खास करके ओबेसिटी अभी जो बढ़ रही है उसके हिसाब से भी यह एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यवान्न का प्रयोग पाश्चात्य देशों में अगर किया जाए तो एक बेहतर तरीका रहेगा। और हमारे देश में भी अभी जब मेदो वृद्धि बहुत ही बढ़ रही है, तो यह इस प्रकार का अच्छा रहेगा। जाम्बवम वात जननाना, जम्बू जो है वात जनन में श्रेष्ठ है। अभी ये डायबिटीज के लिए जम्बुआसव लेना या जम्बू बीज चूर्ण लेना, जामुन खाना, इस प्रकार से लोग करते हैं। लेकिन ये वातवर्धक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और वातज में है अगर है तो इसका सेवन नहीं ही करना है। ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज रही। ज्यादा से ज्यादा फल खाए, बीज जो है वो ज्यादा ही कषाय रसात्मक और वातवर्धक है। यव सूप एंड भाकरी खूप छान लागते। ओके। तो ये एक चीज हो सकती है कि यव का भली भांति इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। शष्कुल्य श्लेष्म पित्त जननानाम, शष्कुली, ये शष्कुली का क्या है एक बार देखना पड़ेगा, उसका मीनिंग क्या है। नहीं तो कर्ण शष्कुली वगैरह जो बताते हैं वो करंजी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का है। गवेद का तो विद्वद्भिर गवेद प्रतिता स्त्रियां गवेद कटुका स्वादि कार्श्यकृत कफनाशिनी। लेकिन गवेद तो है क्या? ये एक अहम चीज है। और मिलता है क्या, ये सबसे अहम चीज है। अगर मिलती हो और टेस्टी हो तो एक
स्थौल्य के लिए अच्छी दवा हमें मिल जाएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो शष्कुली के बारे में भी अगर चक्रपाणि दत्त ने कुछ विवरण किया है तो देखेंगे। लगता तो ऐसे है, ये तो शष्कुली जो मैं बता रहा हूँ वो कृतान्न में है, वो मूल द्रव्य में नहीं है। ये शायद मूल द्रव्य के बारे में कुछ निर्देश इस प्रकार का है। कुलत्था अम्लपित्त जननाना, कुलत्थ जो है वो अम्लपित्त निर्माण करने में श्रेष्ठ इस प्रकार के है। तो वैसे अम्लपित्त के बारे में सीधे रेफरेंसेस नहीं है चरक में। शोषाम्ल पित्त ज्वर पीनसानाम, ये विरुद्धाहार में भी अम्लपित्त के बारे में लिखा है, और ग्रहणी में भी अम्लपित्त के बारे में एक दो रेफरेंसेस आ जाते हैं। मावळात काही शेतकरी करतात। ओके, तो ये कोशिश करो कहाँ पे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है, जेएसवीसी पे शेयर करो अगर हो सकता है तो, और उसका क्या बनाते हैं ये भी उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। हाँ, और किस नाम से मिलता है ये भी देखो। तो ठीक है, अगर गवेद का मावळ में है तो देखना चाहिए। तृणधान्य विशेषः, फिर भी उसको क्या कहते हैं ये थोड़ा समझने की जरूरत है। उसको किस प्रकार से पकाते हैं, खाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा देखना चाहिए। तो इसके बारे में दो प्रकार के संदेह है अम्ल पित्त के बारे में। आगे चलकर योग रत्नाकर वगैरह में अम्ल पित्त का निदान और अम्ल पित्त की चिकित्सा बताई गई है। और जो चरक मतानुयायी है, गोजिह्वा नागबला इति राजनिघंटु, नागबला इज टोटली डिफरेंट, गोजिह्वा भी अलग ही है। गोजिह्वा मिलती है वैसे। नहीं नहीं। तो ये संदेह वाली चीज है, तो देखना चाहिए कि क्या है इस प्रकार से। तो कुलत्थ इसमें श्रेष्ठ है, अम्लपित्त जनन में श्रेष्ठ है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे ख्याल में थर्ड ईयर में था शायद, 78 79 की बात है। तो अम्लपित्त का एक पेरिसोमर तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में होता था, अमर कोशात आलेले आहे। ओके, ठीक है, इसके बारे में बहस चलता रहेगा, लेकिन जो भी जानकारी है वो देते रहो, ये बेहतर है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ जो कुछ वैद्य आए थे, उनका ये कहना था कि अम्लपित्त में कोई अच्छी दवा नहीं है आयुर्वेद में, और ज्यादातर लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते थे। जो बीएमएस प्रैक्टिशनर थे वो भी एंटासिड का इस्तेमाल करते थे, और चंद ही कुछ पेपर ऐसे थे कि जिन्होंने सूचक्कर कामदोगा के बारे में बताया। आगे चलकर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा तो है ही नहीं कुछ। अम्लपित्त की चिकित्सा हम भली भांति कर सकते हैं। कुछ ही केसेस ऐसे है कि जिसमें बहुत सारा दिमाग लड़ाना पड़ता है और फिर भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। जो एलोपैथी के ड्रग के आदी हो गए हो कि ये दवा नहीं लेंगे एलोपैथी की तो बात बनती ही नहीं है, उनमें काफी मुश्किल होता है। उनमें भी वमन करते रहने से काफी अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन इस समय में मुझे ये एहसास हुआ कि आयुर्वेद करने वाले लोग बहुत कम है। वैसे मैं जानता था, लेकिन अम्लपित्त जैसी बीमारी के लिए भी हमारे वैद्य उस समय में तैयार नहीं थे। ये यवा और बार्ली के बारे में काफी संदेह है। जो अभी बार्ली नाम से जो बार्ली पल्स मिलते हैं, बीज उनके जो मिलते हैं, ये अलग स्पेसीज होगी, उसको भी यव कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में यव नहीं है। हमारे यहाँ एक शिंबी धान्य है, सॉरी, शुक धान्य
है, ये वो जो है वो हस के साथ ही आता है, उसके आवरण के साथ ही आता है, और वो आवरण दूर नहीं कर सकते, उसी के साथ उसको पीसना होता है। और फिर चाशनी के द्वारा ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फेंक देने का, और जो उसका पाउडर मिलेगा उसका इस्तेमाल करने का, उसमें काफी ये रॉ मटेरियल या बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो मैं सहमत नहीं हूँ ये वो या ये बार्ली है इस प्रकार से, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि ये वो इस बार्ली, तो उसकी वो अलग स्पेसीज होगी जिसको कहते हैं। सो कुलत्थ ये एक मूत्राशमरी की अच्छी दवा है, तूनी प्रतितूनी की अच्छी दवा है, वात के हिसाब से भी अच्छी दवा है, वात और कफ के हिसाब से। और जिनको वो सूट करती है वो उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर अम्ल पित्त की हिस्ट्री हो तो कुलत्थ अम्ल पित्त बढ़ाने में श्रेष्ठ है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं तो कुलत्थ यूज वातव व्याधि में रेगुलर इस्तेमाल में आ सकता है। कुलत्थ का पिछला जो बोलते हैं वो भी बनाते हैं, कोकण में काफी उसका प्रचलन है। और उष्णवीर्य है, मूत्राशमरी नाशक भेदक इस प्रकार का है, तो ये एक अच्छी दवा है। माशाह श्लेष्मपित्त जननाना, उड़द जो है वो कफ और पित्त दोनों निर्माण करने में अग्रणी इस प्रकार का है। तो ये भी एक अजीब चीज है कि माश निकृष्ट बताया गया है, और माश कफ पित्त निर्माण करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया गया है। फिर भी दक्षिण में यव नाम से मिलते हैं या सातु नाम से मिलते हैं, लेकिन सातु नाम से जो फ्लोर मिलता है वो अलग चीज है, वो गेहूं और हाँ चने दाल से बनता है। वो सातु से पीठ इस नाम से मिलता है वो अलग है। और सातु पूरा धान ही मिलता है, और वो श्राद्ध पक्ष में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष के लिए सातु ऐसा बोलने से सातु मिल जाएंगे। रास रज प्रवृत्तीसाठी पण कुलत्थ उपयुक्त, यस दैट इज ट्रू। ये उष्णवीर्य है और रज प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला है। व्हाट इज यो इन इंग्लिश बार्ली, बट क्या संस्कार करे जिससे कुलित पित्त न बढ़ाए, घी में बना घी में बताए। एक्चुअली बेहतर है कि जहाँ पित्त का संबंध है वहां इस्तेमाल ही नहीं करना। घी वगैरह डालेंगे थोड़ा परिणाम कम होगा, लेकिन बेटर ऑप्शन है वहां मुद्गयूष का ही प्रयोग करे, इसका इस्तेमाल नहीं करे। मैं अभी सुबह वैदिक विश्व विहंगम में जो बोल रहा हूँ आयुर्वेदिक शास्त्र, और उसमें एक अहम चीज है कि हमारे पास औषधियों का भंडार है, सागर है, और हम उसमें से किसको लेना है इसके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर कफवात प्राधान्य है तो ही कुलत्थ का इस्तेमाल करो, वात कफ प्राधान्य हो तो। अगर कफ पित्त का है तो मुद्ग का इस्तेमाल करो, मुद्ग ज्यादा बेहतर इस समय में है। तो इस प्रकार से हम किसी चीज का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको पसंद कर सकते हैं। तो ये बेहतर तरीका है, और इसीलिए हम साइड इफेक्ट्स को टाल सकते हैं। ये दूसरा भी तरीका है साइड इफेक्ट्स को टालने का। हाँ। स्नेहाढ्य बलवीर योज्या विशेषात शिंबी जाते हैं, शिंबी जाति जो है रूक्ष है, और इसलिए स्नेहाढ्य करके उसको पकाना है। ये भी एक उसका जो दुष्परिणाम वातवर्धन का है वो टालने के लिए अच्छा कदम है। लेकिन बेहतर है कि उस स्थिति में उसका इस्तेमाल ही नहीं करे, जिनमें ये आपत्ति है उनका इस्तेमाल ही नहीं करे, ज्यादा बेहतर। मदनफलम वमन आस्थापन अनुवासनोपयोगिनाम, मदन फल वमनाम वमन में तो श्रेष्ठ है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। आस्थापन में भी श्रेष्ठ है, और उसका इस्तेमाल आस्थापन में किया जाता है, लेकिन अनुवासन में नहीं किया जाता।
तो शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुवासन का तेल जब सिद्ध करते हैं तो उसमें बदन फल का इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा थोड़ा सा है। इसमें एक और भी चीज होती है कि इसमें संप्राप्ति भंग करने का सामर्थ्य होता है। सो दोष और दूष ये जो संवूर्चना बन गई, उस संवूर्चना को तोड़ने का सामर्थ्य इस प्रकार के द्रव्य में होता है। और जब हम शमन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल भली भांति हो सकता है। अब ये कि वो त्वचा प्रियंगवादी इस प्रकार का योग स्तन्य दोष के शोधन के लिए आया है, तो मैंने उसका इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलरली डक्टल सेल कार्सिनोमा इसमें आरंभ किया है। तो डक्टल सेल जो है वो स्पंदन निर्माण करने वाले सेल्स इस प्रकार से है, और चूंकि ये स्तन्य शोधन है और उसकी समूर्छना को भंग करता है, तो संभवतः कैंसर की संभावना इसमें कर सकते हैं। और मैंने इस दृष्टि से उसका आरंभ किया है। वो पूरा योग ही सूक्ष्म करके डक्टल सेल कार्सिनोमा में मैं यूज करता हूँ। अनुवासन में वदन फल का अगर इस्तेमाल करना है तो ये जो द्रव्य हम बनाते हैं विशेषतः निर्गुंडी तेल, सहचर तेल वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसके कलक द्रव्यों में शायद बदन फल का इस्तेमाल करें वो तेल सिद्धि बनाते समय। और जिन तेलों का हमें अनुवासन में प्रयोग करना है उसमें ये डालें, तो ये फिर अनुवासन के भी काम में आएंगे। तो जो बदन के लिए लगाने के लिए तेल है वो अलग रखे, और अनुवासन के इस्तेमाल में आने वाले चाहे निर्गुंडी तेल हो, सहचर तेल हो, तो इसमें अच्छा परिणाम मिलेगा। बदन फल बाह्य लेप इज ऑल्सो यूजफुल इन व्रणशोफ अपक्वावस्था। बढ़िया, ये मैंने किया नहीं है एक्चुअली। व्रणशोफ अपक्वावस्था में त्रिफला गुगुल का लेप देते रहते हैं, और ये गुलबख्शी का एक पत्ता होता है, तो उसमें पोटिस उपनाह बना के उसको लगाते हैं तो पकवा हो जाता है, ये भी देखा है। नहीं होते निवेदन नहीं, पण पकवा पण होता ना ते। तो ठीक है, इसका मैं इस्तेमाल करके देखूंगा। बदन फल चूर्ण अनुवासनात स्नेहात ज्याप्रमाणे सैंधव टाकतो त्याप्रमाणे टाकून अनुवासन देता येईल। हो सकता है, लेकिन सैंधव के घुलने की अपेक्षा ज्यादा है। शायद थोड़ा रह जाता है सैंधव भी, वैसे घुल नहीं जाता पूरा तेल में। जब लवणाक्त इस प्रकार का करते हैं आक्कन लवण, हाँ ना, घृत और सैंधव इस प्रकार का एक बताया गया है। तो इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बदन फल सिद्ध तेल बनवून ठेवलं तर हवे तेव्हा वापरता येईल, पॉसिबल है। लेकिन देखना चाहिए कि ज्यादा तीक्ष्ण न हो। कम मात्रा में इस्तेमाल करना है तो ठीक है, मात्रा बस्ती के हिसाब से। लेकिन फुटकाने बस्ती दिल्यास तसा प्रॉब्लेम येणार नाही, ये भी सही है। लेकिन फिर भी सिद्ध तेल बनाना ज्यादा अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। और केवल मदन फल से सिद्ध करे या नहीं करे ये अलग चीज है। दूसरे द्रवन के साथ अगर मदन फल उसमें डालेंगे तो
ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहना रहेगा। त्रिवृत सुख विरेचना, तो सुख विरेचन के लिए त्रिवृत अच्छा है। और वैसे डायरेक्टली भी त्रिवृत इस्तेमाल कर सकते हैं चूर्ण के फॉर्म में, या फिर त्रिवृत अवलेह भी उपलब्ध है। अविपत्तिकर चूर्ण, इसमें त्रिवृत प्रधान है, तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। और बाकी के भी योग विरेचन अध्याय में आए हैं, त्रिवृत के बारे में, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चतुरोन्मूलो मृदु विरेचना, तो सुख विरेचन और मृदु विरेचन इसमें अंतर किया है। तो ये सुखस्कारक इस प्रकार का रहता है, और ये बहुत ही मृदु है, आरगवत जो है वो। और इसका ज्यादा इस्तेमाल एक्चुअली कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं है। हमारे घर के सामने ही उसका पेड़ है, और काफी आरवगत इकट्ठा भी होता है। मैंने शुरू में आरवगत वरा बटी इस प्रकार से बना के रखी थी, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन वो करेंगे तो बेहतर इस प्रकार का है। स्नुपयस तीक्ष्ण विरेचना, स्नुही क्षीर तीक्ष्ण विरेचन में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो जहां बहुत ही तीक्ष्ण विरेचन की आवश्यकता है, वहीं पे इसका इस्तेमाल भली भांति हो सकता है। सोच समझ कर देना है। उष्ण तीक्ष्ण ज्यादा है, और कफ प्राधान्य वात प्राधान्य ज्यादा है तो ही देना है। बदनफल सिद्धानुवासन नेमकी कोणत्या प्रकारच्या व्याधीमध्ये वापरता येईल? जैसे मैंने कहा कि ये संधिकर्ष जो है वो भंग करने, संप्राप्ति भंग करने के लिए लाभदायक इस प्रकार का है। और ऐसे नहीं बता सकूंगा, लेकिन कफग्न भी अच्छा है, तो उष्णवीर्य है, तो कफवात प्रधान अवस्था में दे सकते हैं, ऐसा ही थोड़ा सा रहेगा। स्नेही क्षीर काय स्वरूपात साठवून ठेवता येते? मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन क्षार बनाते समय स्नेही क्षीर का इस्तेमाल, क्या क्षार सूत्र बनाने के लिए स्नेही क्षीर का इस्तेमाल लोग करते हैं। और वो सुबह जल्दी जाकर वो कलेक्ट करना पड़ता है, और वो जल्दी सूख जाता है। तो जो सूत्र रहेगा उसको उसमें भिगोना है, और वो सूख जाता है। ऐसे 3 बार करना है कम से कम, तो ये क्षार सूत्र इस प्रकार से भी बन सकता है। तो जो मिलता है दुग्ध, उसको आतप में रखेंगे, या धूप में, या शैडो में, तो शायद वो सूखा हो जाएगा। और फिर उसका कैसे इस्तेमाल करना है देखना है। शायद हमें कल्पस्थान में इसके बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से उसको कलेक्ट करना है, और उसका इस्तेमाल करना है। Aragvat Manuka Fanta can be given for multiviration. We give Aragvat matcha 10 gram packets and ask patient to add Manuka. अच्छा है। लेकिन ये हमने त्रिगुटी बनाई थी, आरगवत त्रिफलावटी। त्रिफला को आरगवत की भावना दे दी थी, और वो 2-3 भावना दे सकते हैं, और फिर गोली बनती है अच्छी, ज्यादा कुछ बाइंडर टेक्निक की जरूरत नहीं रहती। और ये गोली ऐसे ही दे सकती है, या मनुका फांट के साथ दे सकते हैं तो भी चलेगा। स्नेक क्षीरचा कल्प विरेचनासाठी अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये। बाय व्हॉट नेम? नाम क्या है? नाव आठवलं तर सांगतो। ओके। स्नेक क्षीरात समभाग चिंचापत्र रस घालून उन्हात चकवून वाळवला की चूर्ण स्वरूपात वापरावे असा आलं।
ओके, तो ये भी सिंपल है। सिर्फ ये ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण है तो उसका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी है। हाउ टू एक्सट्रैक्ट आरोग्य मृग, वो गर्म पानी में अगर डालते हैं, हाँ, और फिर वहीं पे निचोड़ कर लेते हैं, तो जो बीज और उसमें जो कठिन भाग रहता है वो निकल जाता है और वो घुल जाता है, आरोग्य मज्जा है वो घुल जाती है। फिर वो छान लेना और फिर ज्यादा गाढ़ा बनाना उसका, उसके बाद उसका पचन करना, और फिर वो त्रिफला में डाल के उसकी भावना लेना। मदन फल सिद्ध तैल विचारणा स्नेह वस्तु वापरता यही। हाँ, ये तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने भी नहीं किया है। मैंने अभी ये ध्यान में आया कि अनुवासन में श्रेष्ठ है, तो करके देखो। स्नुक्मय तीक्ष्ण विरेचनानां प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचनानां, तो अपामार्ग से बीजानी, ये जो बताया गया आग्रह संग्रह है अपामार्ग, प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचन में। आरगवत कपिलावट्टी के अनुभव बताए, ये अच्छा है कृमि के हिसाब से, मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ। और कृमि पतन अच्छा होता है, और वैसे भी मलानुलोमन भी अच्छा होता है। आई थिंक ही इज यूज्ड इन एम्ब्रॉयड बाय एमिल फार्मेसी। एम्ब्रॉयड, ये शायद कर्नाटक कर्नाटक या केरला के फार्मेसी है एबी, और उनके काफी मशहूर प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। नीरी टैबलेट और नीरी सायरप, ये भी उनके हैं, जिनका मैंने इस्तेमाल किया है किडनी फेल्युअर में। मी आरोग्यवत कल्प वापरून पाहिला, चांगला उपयोग होतो, रुग्णास देण्यास सोपे, अन्य द्रव्यापेक्षा द्रव्यासह पुढील देणे पण सोपे। ये तुमने एक बार पहले भी शेयर किया था, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। हाँ हाँ, पूरी देने ही सोपे। ओके, सो आरगवत कल्प इस प्रकार से बनेंगे, शुगर लाइक शतावरी कल्प। ओके, मधुस्नुही रसायन बृहत वैद्य रत्न सह संदर्भ सहस्र योगम। रसायन, ये शायद शरद सुश्रुत में भी आया है, देखेंगे जब हम सहस्र योग पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा। और अभी जो इस प्रकार के मरीज है कि जिनका कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज्यादा है, उनमें मैं मिश्रक स्नेह का इस्तेमाल करता हूँ। कुछ बूंदों से लेकर 5 चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच ऐसा भी देता हूँ, और उससे काफी रिलीफ हो जाता है। ये तो सही है, मिश्रक स्नेह अवेलेबल भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मधुस्नेह अगर रसायन है तो शायद इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं देखता हूँ, अगर ये मिलता है वैद्य रत्न का तो जरूर ट्राय करेंगे उसके बारे में। हाँ, ते लिहून ठेवा, आपण मागवून ठेवू। सो प्रत्येक पुष्पा शिरोविरेचना, प्रत्येक पुष्पा जो है वो शिरोविरेचन में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। उसका भी बीज चूर्ण का अगर इस्तेमाल करना है तो ये काफी तीक्ष्ण इस प्रकार का हो जाएगा, हमने कभी किया नहीं है। इट इज यूज्ड इन कुष्ठ। ओके, उसमें ये रसायन, ठीक है, देखेंगे। एके पिल्स टैब स्टोमेटोल इज ट्रेड नेम बाय विद्यानंद लैब, बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, ये विद्यानंद फार्मेसी के बारे में एक बार बता दो, क्योंकि वैसे आरोग्य कपिलावटी आयुर्वेद सेवा संघ नाशिक की आती है, काफी पुरानी है। उदर रोग आणि स्नुही पिप्पली बताया है सहस्रयोग।
उदर रोग, AI स्नोही पिप्पली। पिप्पली। I am using Madhusney Rasayana in skin disorders. It is mild purgative. सीताराम फार्मसी बनवत आहे. Okay. So Sitaram Pharmacy is also available. Then we may think about this. Madhusney. So ये जैसे मैंने बताया सिम्स मिम्स जैसे है, वैसे आयुर्वेद के औषधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ऐप होना चाहिए. एक्चुअली सभी लोगों के ऐप है, सभी फार्मेसिस्ट के ऐप, ABS हो, ABP हो, वगैरह वगैरह. उन सभी ऐप को जोड़ने वाला एक ऐप होना चाहिए. एक ही रोग के लिए किन किन के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, इस प्रकार से, चाहे टेक्सचुअल हो या प्रोप्राइटरी, इस प्रकार के हो. बट दिस मधुस्नोही इज फॉर चोपचिनी. फॉर ये क्या है चोपचिनी? फ्रॉम चोपचिनी और फॉर चोपचिनी. मधुस्नोही रसायन फलश्रुति पुष्ट किलास प्रमेह पिड़का भगंतर अर्श अर्बुद कंटू गंडमाला वातरक्त पित्तज रोग वत्तज रोग गुह्य व्रण. काफी वाइड है फलश्रुति. किलास भी है इसमें, श्वित्र भी है, और प्रमेय पिड़का भगंदर अर्श अर्बुद भी है, तो शायद, और गंडमाला भी है. हाँ, तो कैंसर में भली भांति इस्तेमाल होता है. रसायन भी है, तो कैंसर में इस्तेमाल करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगी. तो ठीक है, मैं जरा देखता हूँ मधुस्नेही रसायन उपलब्ध जो है. एबिस का मधुस्नेही रसायन, ABS का भी है. चोपचिनी मधुस्नेही चूर्ण also available. चोपचिनी, it is SKM pharmacy. ये चोपचिनी का संबंध है, जीर्ण वर्ण में किया है मैंने. ओके. तो ये भी काफी मुश्किल होती है, क्योंकि खास करके कैंसर में जख्म होते हैं. ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इसमें ज्यादा दिखाई देते हैं, और वो काफी तकलीफ देते हैं. हाँ, और वो दुरुस्त होना काफी मुश्किल हो जाता है. तो मधुस्नेही रसायन अगर व्रण के हिसाब से अच्छा है तो उसके बारे में सोचेंगे, या डायबिटिक वुंड के बारे में भी सोच सकते हैं, गैंग्रीन के बारे में. तर्पण मधुस्नेही पित्त प्रधान कुष्ठात देता येणार नाही ना. ये तो सभी जगह ही रहेगा ही कि कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है. एक बार पाठ समझने के बाद उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे. तो सहस्त्र योग में शायद ये आ जाएगा, बीच में अगर कहीं होता है तो देखते हैं इस प्रकार से. तो ये तीक्ष्ण विरेचन में है, प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचन में. हाँ, उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अनुभव किसी का भी उसमें नहीं है. अपामार्ग बीज इस प्रकार का, और वो इसी सीजन में आगे मिलेगा, वर्षा ऋतु में वो कलेक्ट करना है. विडंगम कृमिघ्नानम. कृमिघ्न द्रव्य में विडंग श्रेष्ठ है, और ये सभी जानते हैं वैद्य. और विडंगारिष्ट और विडंगासव इनका काफी इस्तेमाल होता रहता है. फिर भी ग्रंथों में उसकी फलश्रुति अलग ही है. विडंगा वातव्याधि के लिए बताई गई है, और विडंगारिष्ट प्रचलन में है, वो कृमि के हिसाब से प्रचलन में है. ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. और शायद इसकी चटनी बना के उसके साथ रोटी वगैरह लेने के लिए कहेंगे तो बेहतर रहेगा. तो पुदीना विडंग, रसोन, और मे बी कोकोनट,
इस प्रकार से चटनी बनाएंगे तो शायद ये अच्छा काम करेगी, ऐसा है। शिरीष विषघ्नाना, शिरीष जो है वो विषघ्न इसमें श्रेष्ठ है। आमच्या येथील एक वैद्य वापरतात अपामार्ग शिरोविरेचनात प्रतिशायमध्ये. ओके, कैन ऐड ओवा, ये भी पॉसिबल है उस चटनी में। तो प्रतिशाय में मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया है। प्रतिशाय में पहली अवस्था होती है वो पाचन की होती है, लंघन पाचन की। और जब हम नाक साफ करने की कोशिश करते हैं और कुछ निकलता नहीं है तो समझ लेना है अमावस्था है। जब कफ निकलना शुरू होता है तब समझना है कि पक्वावस्था है, और उसी अवस्था में शोधन नस्य देना है। पहली अवस्था में शोधन नस्य दे देंगे तो उससे बहुत तकलीफ बढ़ जाती है और फायदा कुछ नहीं होता। तो इसमें एक अहम चीज है कि पहले लंघन पाचन करो, रात का खाना बंद करो, रात में सिर्फ कुलत्थयूष या मूत्रयूष ऐसा देना आरंभ करो। जब पक्वावस्था आ जाएगा और ऊपर से लेप लगाओ शुद्धि वगैरह का, और जब पक्वावस्था आ जाएगी और आसानी से कफ निकलने लगेगा तब नस्य करो। वो षड्बिंदु तेल का मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ और वो काफी तीक्ष्ण इस प्रकार का है, शोधन अच्छा करता है। लेकिन वचा तेल का भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है, और शुंठी प्रदमन नस्य भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वचा प्रदमन भी दिया जा सकता है। वैसे अपामार्ग बीज का भी हो सकेगा इस प्रकार से। सिर्फ अपामार्ग प्राप्त करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तर आवाज येत नाहीये. आलं ऑडियो कनेक्शन आलं. नो, ओके. तो ये ऑडियो कनेक्शन चला गया था इसलिए. मधुस्नेह रसायन वालीय सहस्रयोग पाठ बाय वैद्यरत्नम तिकटु त्रिफलात्मक एला पत्र जाती फल जायपत्री अग्नि लवंग धान्यक श्वेतजीरक वन्यजीरक विडंग चव्य कुष्ठ तीव्र पिप्पली मूल अश्वगंधा भारंगी तेजोव्हा नागकेशर गंधक गुगुल मधुस्नेही कृत सीता मधु. क्वाइट एलेबोरेट पार्ट है और काफी सुगंधी द्रव्य है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ा. गुगुल भी है और गंधक भी है,
If patient has pratishyaya due to नासार्श, what we think, अर्श की चिकित्सा करनी है। ज्यादातर हम प्रतिशय की चिकित्सा करते रहते हैं, लेकिन वहां पे निर्देश है कि जिस प्रकार ये गुदस्थान में अर्श हो सकता है, वैसे नासा कर्ण में भी हो सकता है। तो उसका मतलब है कि उसके लिए अर्श चिकित्सा होनी चाहिए। तो ताप्यादि लोह या फिर सुवर्ण वटक वगैरह का इस्तेमाल करें नासार्श में। और कुछ लोग मेदो योग का भी इस्तेमाल करते हैं, मेदो धातु का पाचन करने के लिए। और नस्य एक अहम चीज है उसमें। तो अगर सिल्क पॉलिप है तो तीक्ष्ण नस्य क्षार तेल का भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये थोड़ा देखकर करना है, नहीं तो क्षार तेल सिर्फ लगाना है उस पॉलिप। और डीएनएस है साथ में, तो अणुतेल निरंतर नस्य करते रहने से डीएनएस भी ठीक होता है, उसको एसएमआर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिखरी तेल नस्य नासार्श मध्ये उपयुक्त। शिखरी तेल मिलता है तो ये फिर अपामार्ग का ही है। तो ये फिर अच्छा इस्तेमाल में आएगा। शिखरी तेल अगर अवेलेबल है तो उसके बारे में सोचना है। यस यस बाय एसडीएम। ठीक है, तो तीक्ष्ण नस्य के बारे में अगर सोचना है थोड़ा सा, तो शिरो विरेचन करवाने के हिसाब से तो एक अपामार्ग अच्छा रहेगा। और ये क्षार बनाने में भी अच्छा है अपामार्ग, इसलिए शायद ये इसका इस्तेमाल हम ब्रेन कैंसर में भी कर सकेंगे, ब्रेन ट्यूमर्स में भी कर सकेंगे। अभी तो मैं पंचगव्य गुप्त बताता हूँ नस्य के लिए, और जिनको सूट नहीं होता उनको महाकल्याण का बताता हूँ। लेकिन शिखरी तेल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, ये जो कॅन्सरस प्रकार है, डीएनएस मध्ये कोणत्या तेलाचा नस्य जास्त उपयुक्त? अणुतेल। शुरू में तो अणुतेल ही इस्तेमाल करते हैं। अगर ज्यादा कफ प्राधान्य है तो षडबिंदु तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं इसके बजाय कितने दिन तक वो लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 5-6 महीने लगातार करने से सिम्टम्स तो चले जाते हैं, और ये भी अर्श भी नष्ट हो जाता है, या फिर डीएनएस ठीक होने लगता है। अपामार्ग क्षार तेल नागार्जुन गुजरात, क्षारेंद्र संहिता, कर्णरोग। ये कर्णार्श में इस्तेमाल में आ सकता है, ऐसा है थोड़ा सा। कर्णार्श वैसे बहुत कम दिखते हैं, ज्यादा दिखाई नहीं दिए है। लेकिन ये अपामार्ग क्षार तेल और शिखरी तेल, इसमें शिखरी में रॉ अपामार्ग का इस्तेमाल अगर है तो ये सौम्य रहेगा, और अपामार्ग क्षार तेल तो क्षार का ही बना है, तो ज्यादा तीखा इस प्रकार का होगा। तो लगातार अगर नस्य करते रहते हैं तो डीएनएस ठीक हो सकता है, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऑपरेशन करने के बाद भी ये दोहराता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से। लेकिन अर्श के हिसाब से अर्श की चिकित्सा करो, ये एक इसमें अहम है। सिर्फ प्रतिशय की चिकित्सा मत करना, अर्श की चिकित्सा करना। हाँ, शिरीष के बारे में बता रहा था कि शिरीष अगर इस प्रकार से उपलब्ध है तो विषग्ध द्रव्यों के हिसाब से हमें उसका इस्तेमाल करना है। और ये शायद अपामार्ग तेल ही ऊपर से, अपामार्ग क्षार तेल ही ऊपर से लगाओ, ऐसा ही ठीक रहेगा। तो सभी कैंसर के मरीज में जो केमोथेरेपी पे है उनके बारे में, शिरीष के बारे में सोच सकते हैं। मैं तो अभी ये सुवर्ण आदि एक योग बनाता हूँ, सुवर्ण भस्म और सुवर्ण गैरी, इस प्रकार का। और दूसरी विषादी आगत इसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन
गर्भाशय के पॉलिप्स में अतिरजक प्रवर्तन होता है। रक्त प्रदर अति होता है, उसमें कर सकेंगे, देखना चाहिए, मैंने ज्यादा किया नहीं है। नासारोध तात्काळ उपयोगासाठी 5 ml दशमूल तेल व अन्य उचित त्रिबिंदू अमृतबिंदू मिक्स करून देतो, ऑट्रिविनची सवय तुटते। वाव ये ऑट्रिविन एक अजीब कंपनी है, उसका विज्ञापन आने लगे, मुझे बहुत आश्चर्य की बात हुई। मैंने पहले बचपन में ऑट्रिविन की कितनी बोतलें खत्म की है मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ थी इस प्रकार की, और ये आयुर्वेद में आने के बाद प्रतिशय ठीक हुआ है मेरा। तो ऑट्रिविन के रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, 1 मिनट के अंदर भी नाक खुल जाता है, ये सही है। तो शायद इस अमृत धारा वगैरह, ठीक है ना, अमृत धारा में यूकलिप्टस ऑयल है, तत्काल परिणाम करेगा। निरंतर रूप से इस्तेमाल में आने के लिए मैं तो इसमें पहले तापसवेद, रूक्ष तापसवेद और फिर शुंठी जायफल या ज्यादा से ज्यादा दालचीनी का लेप बताता हूँ, और फिर नाक खुल जाता है, ऐसा है। डीएनएस मध्ये अणुतेल नस्य मात्रा 2 ड्रॉप्स ओनली। एक्चुअली ड्रॉप ये अलग चीज है, वहां बिंदु का निर्देश है। हाँ, और बिंदु का मतलब यावन्मग्नात् समुद्रतात् यावत्तस्य बिंदु द्वयान्मग्न समुद्रतात्, 2 पेड़ जिसमें हम डाले, और फिर जितनी जितनी क्वांटिटी आती है वो करीबन 0.5 ml इतनी रहती है। ये एक बिंदु हो गया, तो 3 बिंदु की मात्रा अगर देनी है तो भी, या 2 बिंदु की देनी है तो भी 1 ml इतना कम से कम हो जाता है। और शोधन के लिए 6, 8, 10 बिंदु इस प्रकार की बताई गई। तो गणेश 12 का सीसी के ऊपर है एमडी का, उससे एक बार बात करो या वो यहाँ पे शेयर करे। तो 2 ड्रॉप्स नहीं है, ड्रॉप्स ये बिंदु का ट्रांसलेशन गलत ही है, बिंदु ही रखना चाहिए, और बिंदु की जो शास्त्रीय परिभाषा की गई है उसके बारे में बताना है। संजीवनी पण वाटी पण वापरतात नासार्षमध्ये भल्लातक कल्प म्हणून शुष्केशु भल्लातकम अग्रम। ये हो सकता है कि संजीवनी का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे संजीवनी इंद्रलुप्त में भी लगाई जाती है, ऊपर से घिस कर, पानी में घिस कर, ये भी भल्लातक के कारण इस्तेमाल में लाते हैं लोग, और उसके अच्छे भी रिजल्ट्स आते हैं। जिनको भल्लातक के एलर्जी है उनको तकलीफ हो सकती है, ये बात ध्यान में रखनी है। सो शुष्केशु भल्लातकम अग्रम उत्तम, शुष्क दशांगलेपात श्रीषा है, दैट इज ट्रू। नासार्ष तेल अवेलेबल, ABS had the opportunity of using Amrita Ballataka for Jiro Pratishay in a patient. He was much kapha pradhan that he finished 2 jars without any side effect. If kapha pradhan avastha is there, then Ballataka is a miracle drug for nasal polyp. Sanjeevani tea prepared using Ballataka oil is also very good for nasal polyp. Datar Shastri suggested to use Ballataka oil for making Sanjeevani tea, but said to omit Vatsanava from it. Or if you want, use Vatsanava, then add Tankan also. तो दातार गुरु जी का औषधिकरण एक अलग ही चीज है, और वो उनका अनुभव सिद्ध है, तो बेहतर है वो जैसे बताते हैं वैसा ही करें, ये बेहतर है। Have been using Bhallataka Kalpa and Sanjeevani Vati in many cases. Okay. Bhallataka Kalpa ये थोड़ा अलग रहेगा, मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया है बल्लातक कल्प इस प्रकार से। तो संजीवनी वटी भी उतनी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है जितने द्वे विसुच्चाम प्रदापयत वगैरह जो उसकी फलश्रुति बताई गई है।
उसके हिसाब से संजीवनी वटी का उतना इस्तेमाल नहीं किया गया है। कल्प मीन्स अमृत भल्लातक एंड भल्लातकासु। ओके। तो ठीक है, मैंने सोचा कि शतावरी कल्प जैसा कल्प भी बन सकेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसका बनेगा नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं और कल फिर से आगे बढ़ेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे, जैसे कि भल्लातक तेल शर्करा प्लस गोधूम, शर्करा प्लस गोधूम, ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? भल्लातक अगर गेहूं के साथ पिसवाते हैं, ये भी एक है। 1 किलो गेहूं के लिए 1-2 भल्लातक उसी में डाल देते हैं, पिसते समय डाल देते हैं। ये संधिवात के लिए अच्छा काम करता है। जिनको भल्लातक तकलीफ नहीं देता, ये इनमें अच्छा काम करता है इस प्रकार से। एनी एडवाइस फॉर कर्णस्राव इन चिल्ड्रन? उसमें धूपन ही ज्यादा अच्छा है। पहले धूपन करो, कान स्वच्छ करो, और फिर ये जो तेल वगैरह का, आसन बिलवादी वगैरह ऐसे प्रकार के तेल का लगाने के लिए इस्तेमाल करो। अग्निकर्म पण सद्य फलदायी नासार्ष मध्ये तसेच क्षार कर्म पण, ये है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अग्निकर्म या क्षार कर्म इसमें सद्य फलदायी है, लेकिन ये एक्सपर्ट जॉब है थोड़ा सा, तो कर सकते हैं। अगर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। तो आज दोपहर 3:30 बजे और कल दोपहर 3:30 बजे योग सूत्र आरंभ करेंगे, और ग्रंथ वाचन से 1 इयर से सबस्क्रिप्शन केले आहे याचा वेगळा ग्रुप करणार आहे का? इसी में आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, वो आज ही तुरंत सब्सक्रिप्शन दे दे। कल से लिंक अलग होगी इसकी, जो है सुबह की और दोपहर, वो एक ही लिंक होगी। जो सुबह के लिए होगी वही लिंक दोपहर के लिए भी है। जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वही लिंक आज दोपहर के लिए भी होगी। कल से ये लिंक बदलेगी, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन दिया है उन्हीं को मिलेगी, नहीं तो बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। तो सभी लोग सब्सक्रिप्शन आज ही भरे। लिंक है टेलीग्राम, इस वो टेलीग्राम पे आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ टू सब्सक्राइब? ये कल भी पूछा गया था, मैंने कल भी जवाब दिया था कि instituteofayurved.com पे जाओ, गाडगिल सर ग्रंथ वाचन करके लिंक है, उसमें क्लिक करो, और फिर आगे तुम्हारी जानकारी भरने के बाद पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उसको क्लिक करो और पेमेंट करो। ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये बैंक ट्रांसफर वगैरह सभी चीजें हो सकती है उसमें, तो वो देखो कैसे करना है। लेकिन अगर इसमें तकलीफ आती है तो फिर विलोक भारतीय को फोन करो। और जो अभी ओल्ड पेमेंट ऑप्शंस आहेत, ओल्ड पेमेंट ऑप्शंस आहेत, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो पहले की पेमेंट की हुई है सर? नहीं, जिन्होंने पहले पेमेंट किया है उनको कुछ नहीं करना है। आपने अगर 1800 का किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईमेल आने वाला है, ऐसा वो बता रहा था विलोक। There comes an error yesterday. I tried many times. So please contact विलोक भारतीय डायरेक्टली। विलोक भारतीय से संपर्क करो, उसका नंबर सभी को मालूम होगा शायद। हाँ, बस मुझे चार्जेस भरने, मैंने सब्सक्राइब किया, मुझे चार्जेस भरने आवश्यक है क्या? अगर सब्सक्राइब पहले से ही किया है तो नहीं करना है, जिन नए हैं उन्हीं को करना है। ayurvedlibrary.com, अच्छा ये अलग चीज है, ये आयुर्वेद लाइब्रेरी में जाएगा, तो ये लिंक कॉपी करो, और ये शायद इसमें भी दी होगी लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में दी होगी,
तो लाइव ग्रंथ वाचन उसमें जाकर करो, और नहीं तो विलोक भारती को फोन करो। मैंने सब्सक्राइब किया। I did payment yesterday, no issue was there. Okay. Link for subscription. Yesterday I also tried, there is error. Go to library section. तो ये सबसे आम है। 9850391584 ये विलोक भारती का नंबर है, तो उससे फोन करो अगर तकलीफ आती है तो। लेकिन पहले ये लाइब्रेरी में जाकर देखो तो शायद ये हो जाएगा। ठीक है, दोपहर 3:30 बजे मिलते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। मध्याह्न